हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम होमी भाभा के फेमस चैप्टर हाउ न्यूनेस एंटर्स द वर्ल्ड की समरी को अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। इस वर्क में होमी भाभा ने हमें बताया है कि कैसे दुनिया में नयापन आता है। ये तभी संभव है जब दो अलग अलग कल्चर्स एक दूसरे के साथ क्लैश होते हैं, तब एक थर्ड कल्चर का निर्माण होता है। तो चलिए अब हम लोग इस वर्क के इंट्रोडक्शन को देखते हैं और उसके बाद फिर समरी को अच्छी तरीके से समझते हैं। ये जो चैप्टर है वो होमी भाभा की फेमस बुक जो कि उन्होंने 1994 में लिखी थी, द लोकेशन ऑफ कल्चर, उससे लिया गया है। और इस चैप्टर का जो पूरा टाइटल है वो है हाउ न्यूनेस एंटर्स द वर्ल्ड, पोस्ट मॉडर्न स्पेस, पोस्ट कॉलोनियल टाइम्स एंड द ट्रायल्स ऑफ कल्चरल ट्रांसलेशन। और ये जो वर्क है वो पोस्ट कॉलोनियल थियोरी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्क है और वो बता रहे हैं कि कैसे कल्चरल एक्सचेंज के जरिए दुनिया में एक नयापन आता है। तो ये जो चैप्टर है वो पेज नंबर 212 से लेकर 235 तक है। अब चलिए हम इस वर्क की समरी को अच्छी तरीके से समझते हैं। न्यूनेस इज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ इनोवेशन एंड प्रोग्रेस। तो होमी भाभा बताते हैं कि जो न्यूनेस है यानी नयापन है, ये बहुत ही ज़रूरी होता है दुनिया के लिए। अगर दुनिया में हमें इनोवेशन और प्रोग्रेस लानी है, तो डेवलपमेंट लाना है, तो इन द contemporary सोसाइटी न्यू डिस्कवरीज, टेक्नोलॉजीज एंड आइडियाज आर emerging एवरी डे। तो वो कहते हैं कि आज का जो हमारा समाज है उसमें नई नई डिस्कवरीज हो रही हैं, नए नए टेक्नोलॉजीज रोज ही आ रही हैं। और इस तरीके से हमारा जो तरीका है कि किस तरीके से हम दुनिया से इंटरेक्ट करते हैं, मिलते जुलते हैं, ये पूरा रेवोल्यूशनाइज हो चुका है। तो होमी भाभा एक बहुत ही प्रोमिनेंट पोस्ट कॉलोनियल थियरिस्ट हैं। वो इसी चीज़ को बता रहे हैं कि कैसे ये जो न्यूनेस है वो एक हाइब्रिडिटी का प्रोसेस है। यानी जब बहुत सारे अलग अलग कल्चर्स एक दूसरे को क्रॉस पॉलिनेट करते हैं, मिलते हैं, तब एक अलग ही नई यूनिक और ट्रांसफॉर्मेशनल चीज बनती है। अकॉर्डिंग टू भाभा, न्यूनेस डज नॉट अकर थ्रू द इम्पोजिशन ऑफ ए डोमिनेंट कल्चर और आइडिया ओवर अ सबॉर्डिनेट वन। तो वो कहते हैं कि नयापन तब नहीं आएगा जब किसी डोमिनेंट कल्चर को सबॉर्डिनेट कल्चर पे इम्पोज किया जाएगा। जैसे कि ब्रिटिशर्स ने इंडियंस के ऊपर कब्जा कर लिया, तो वो हमारे ऊपर डोमिनेट कर रहे थे। डोमिनेट करने के कारण नयापन नहीं आता। इंस्टेड न्यूनेस emerges फ्रॉम द ब्लेंडिंग ऑफ कल्चर। बल्कि ये जो नयापन है वो कल्चर्स, आइडियाज के ब्लेंड होने की वजह से आता है, दैट हैव नॉट प्रीवियसली इंटरसेक्टेड। और वो भी ऐसे आइडियाज, ऐसे कल्चर्स जिन्होंने पहले एक दूसरे के साथ जिनका मिलाप नहीं हुआ है, इंटरसेक्ट नहीं हुए हैं, क्रिएटिंग समथिंग दैट इज बोथ फेमिलियर एंड अनफेमिलियर। और इस तरीके से एक थर्ड कल्चर का आविष्कार होता है जो कि फेमिलियर भी है और अनफेमिलियर भी है। यानी काफी मामलों में हम उस कल्चर को समझ भी पाते हैं, लेकिन बहुत सारे उसके एस्पेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनसे हम बिल्कुल अनफेमिलियर होते हैं। द प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडिटी इन भाभा's व्यू challenges द ट्रेडिशनल नोशंस ऑफ कल्चरल प्योरिटी एंड होमोजेनिटी। तो ये जो उनका प्रोसेस है हाइब्रिडिटी का, जो भाभा ने बताया, वो ट्रेडिशनल सोच को चैलेंज करता है कि कैसे जो एक कल्चर है वो होमोजेनस होता है, एक समान होता है। यहाँ पर वो कहते हैं कि ऐसा नहीं है। एम्फेसाइजिंग इंस्टेड द प्रोडक्टिव पावर ऑफ कल्चरल एक्सचेंज। वो कहते हैं कि कल्चरल एक्सचेंज के कारण कल्चरल एक्सचेंज एक बहुत ही प्रोडक्टिव पावर है। वन ऑफ द वेज दैट न्यूनेस एंटर्स द वर्ल्ड। इसके बाद वो कहते हैं कि एक और तरीका जिससे दुनिया में नयापन आता है वो है क्रियोलाइजेशन का प्रोसेस, वेयर कल्चर्स ब्लेंड टुगेदर, जहाँ पर कल्चर्स एक दूसरे के साथ ब्लेंड होते हैं और एक अलग ही डिस्टिंक्ट नया कल्चर का निर्माण हो जाता है। क्रियोलाइजेशन चैलेंजेस द आइडिया ऑफ फिक्स्ड आइडेंटिटीज एंड हाईलाइट्स द डायनेमिज्म एंड फ्लूइडिटी ऑफ कल्चर। तो ये जो क्रियोलाइजेशन है वो इस सोच को चैलेंज करता है कि जो पहचाने हैं, आइडेंटिटीज हैं, वो फिक्स्ड होती हैं। और क्रियोलाइजेशन कहता है कि जो पहचान है वो फिक्स्ड नहीं हो सकती, वो काफी डायनेमिक है और फ्लूइड है जो कल्चर है। फॉर एग्जाम्पल द क्रियोलाइजेशन ऑफ अफ्रीकन, यूरोपियन एंड इंडिजिनस कल्चर्स। तो बताते हैं कि किस तरीके से अफ्रीकन, यूरोपियन और इंडिजिनस यानी कि जो किसी भी जगह का जो ग्रास रूट लेवल का कल्चर होता है, ट्राइबल कल्चर होता है, इन सभी के मिलने जुलने से
करीबियन में एक अलग ही तरह का कल्चर निर्माण हुआ है, जिससे कि वहाँ का जो आर्ट, म्यूजिक और क्विजीन, खाना पीना है, वो एकदम ही अलग है, यूनिक है, विच इज बोथ अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स एंड इंडिपेंडेंट ऑफ देम। तो ये जो अलग कल्चर निर्माण हुआ है, वो इन सारे कल्चर का पार्ट भी है, लेकिन उनसे हटकर भी है, इंडिपेंडेंट भी है। तो एक और तरीका जिससे न्यूनेस दुनिया में आती है, वो है सिंक्रेटिज्म का प्रोसेस, where disparate and seemingly conflicting religious and cultural beliefs and practices merge to form something new। तो ये एक ऐसा तरीका है जहाँ पर अलग अलग तरीके के रिलीजन्स और रिलीजियस बिलीव्स, कल्चरल बिलीव्स, प्रैक्टिसेस एक दूसरे के साथ मर्ज होकर कुछ नया बनाती हैं। इन लैटिन अमेरिका, फॉर इंस्टेंस, द ब्लेंडिंग ऑफ क्रिश्चियनिटी एंड इंडिजिनस religious traditions has resulted in the formation of new expressions of faith। तो वो कहते हैं कि किस तरीके से लैटिन अमेरिका में क्रिश्चियनिटी और वहाँ के जो उस रीजन के जो लोकल इंडिजिनस रिलीजियस ट्रेडिशंस है, उनके ब्लेंडिंग की वजह से, उनके मिलने जुलने की वजह से एक तरह का नया धर्म वहां पर स्थापित हुआ है, जिसे फोक कैथोलिसिज्म कहा जाता है। तो ये कैथलिक्स ही हैं, लेकिन फोक कैथलिक्स हैं। सिंक्रेटिनिज्म चैलेंजेस द आइडिया ऑफ रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी एंड हाईलाइट्स द डाइवर्सिटी ऑफ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस। तो सिंक्रेटिज्म बताता है कि कैसे स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में डाइवर्सिटी हो सकती है, कैसे ये अलग अलग हो सकता है। द प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडिटी नॉट ओनली हैज कल्चरल बट ऑल्सो पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस। तो ये जो प्रोसेस है हाइब्रिडिटी का, वो सिर्फ कल्चरल हाइब्रिडाइजेशन या मिलाप मेल जोल की बात नहीं करता, बल्कि पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस भी हैं इसके। हाइब्रिडिटी क्वेश्चंस द ट्रेडिशन नोशन ऑफ नेशनल आइडेंटिटी एंड चैलेंजेस द एक्सक्लूसिविटी ऑफ नेशनल बाउंड्रीज। तो हाइब्रिडिटी क्वेश्चन करता है कि किस तरीके से किसी की एक नेशनल पहचान हो सकती है, और वो चैलेंज करता है नेशनल बाउंड्रीज को, और पूछता है कि कैसे एक व्यक्ति की कई पहचानें हो सकती है, जरूरी नहीं कि उसकी पहचान बस उसके देश तक सीमित हो। Hybrid identities, in Bhabha's view, are not mere combinations of cultures, but are instead a new independent identity that subverts the binary opposition of dominant and subordinate cultures। तो वो यही कहते हैं कि यहाँ पर हम सिर्फ कल्चर्स के कॉम्बिनेशन की बात नहीं कर रहे, हम लोग ये कह रहे हैं कि जो नया कल्चर बनेगा, उसकी एक नई इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी होगी, और वो उन उन सभी डोमिनेंट और सबॉर्डिनेट कल्चर से अलग होगी। फॉर एग्जाम्पल, द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइफेनेटेड आइडेंटिटी सच एज एशियन अमेरिकन और अफ्रीकन ब्रिटिश हाईलाइट्स द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ आइडेंटिटी। तो यहाँ पर फिर से वो एग्जाम्पल देते हैं कि कैसे कुछ लोग एशियन अमेरिकन है, यानी है वो ओरिजिनली एशिया के, लेकिन अमेरिका में रह रहे हैं। वैसे ही अफ्रीकन ब्रिटिश लोग होते हैं। तो ये जो कुछ चीजें हैं, इनसे हमें पता चलता है कि किसी की भी जो पहचान है, आइडेंटिटी है, वो कितनी कॉम्प्लेक्स हो सकती है, और इसीलिए वो चैलेंज कर रहे हैं स्टीरियोटाइप्स को, कैरिकेचर्स को, जो नेशनल आइडेंटिटी से जुड़ी हुई हैं। द डिस्कोर्सेज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न फॉर भाभा आर कनेक्टेड अनसरप्राइजिंगली टू इश्यूज ऑफ द माइग्रेंट। तो वो माइग्रेंट लोगों के बारे में भी जिक्र कर रहे हैं, बता रहे हैं कि खास तौर पे ऐसे लोग, फर्स्ट और सेकंड जनरेशन के जो माइग्रेंट्स हैं, जो एक देश से दूसरे देशों में जाते हैं, जैसे कि इंडिविजुअल और फैमिली ग्रुप्स, जो पोस्ट कॉलोनियल कंट्रीज से वेस्टर्न कंट्रीज में जाते हैं, यानी वो ऐसे देश में रह रहे थे जहाँ पर ब्रिटिश की कॉलोनीज थी, फॉर एग्जांपल इंडिया, और वहां से, इंडिया से निकल कर जब वो अमेरिका में या इंग्लैंड में जाते हैं, तो तब वो क्या अनुभव करते हैं, इसके बारे में भी भाभा डिस्कस कर रहे हैं। भाभा's वर्क सीक्स इन पार्ट टू आंसर अ सीरीज ऑफ रिलेटेड क्वेश्चंस। तो वो कुछ क्वेश्चंस का जवाब देना चाह रहे हैं अबाउट हाउ इंडिविजुअल्स फ्रॉम अ माइनॉरिटी माइट सर्वाइव विद इन अ वॉयलेंट एंड ऑपरेसिव मेजोरिटी कल्चर। तो जब माइनॉरिटी, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो अपना देश छोड़कर किसी और देश में जाता है जहां पर मेजोरिटी लोगों का कल्चर उसके कल्चर से अलग है, तो वो वहां पर कैसे सरवाइव करेगा। इन दैट सेंस हिज थियरी हैज अ क्लियर स्ट्रेट फॉरवर्ड एथिकल कंसर्न। हाउ आर माइग्रेंट्स फ्रॉम पोस्ट कॉलोनियल कंट्रीज सपोज टू लिव। तो पूछ रहे हैं कि ऐसे देशों में माइग्रेंट्स कैसे रहें, खासतौर पे ऐसे देशों में जिन देशों ने उनके देशों को प्रताड़ित किया था, ऑप्रेस किया था। डू दे एसिमिलेट, क्या उन्हें उस देश के कल्चर को अपना लेना चाहिए, या अपने ही हेरिटेज को रिटेन करना चाहिए। द आंसर ही पुट्स फॉरवर्ड इज कल्चरल ट्रांसलेशन। तो वो कहते हैं कि इसका जो जवाब है वो है कल्चरल ट्रांसलेशन, अ वे ऑफ री राइटिंग ऑप्रेसिव वेस्टर्न डिस्कोर्सेस इन ऑर्डर टू एक्सपोज देयर इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शंस। तो वो कहते हैं कि किस तरीके से जो
लोग हैं उन्हें इन वेस्टर्न डिस्कोर्सेस को, यानी वेस्टर्न नीतियों को जो कि बहुत ऑप्रेसिव रही हैं, जिन्होंने अत्याचार किया है, उन चीज़ों को बदलना होगा, उन्हें फिर से लिखना होगा इन ऑर्डर टू एक्सपोज देयर इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शंस, टू कोलैप्स देयर स्ट्रक्चरल टू कोलैप्स द स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी एंड टू ओपन अप अ स्पेस फॉर समथिंग न्यू। और तभी कोई नई चीज बाहर निकल पाएगी जब उसे नए तरीके से लिखा जाएगा। तो अगर हम कंक्लूड करें तो कह सकते हैं कि ये जो होमी भाभा का कॉन्सेप्ट है हाइब्रिडिटी का, वो एक फ्रेमवर्क है। वो बताता है कि दुनिया में नयापन कैसे आता है, rather देन सीइंग कल्चर एज फिक्स्ड एंड इम्यूटेबल। तो अगर हमें कल्चर को देखना है तो उसे फिक्स तरीके से नहीं लेना होगा, हमें समझना होगा कि कैसे कल्चर हाइब्रिडिटी काम करती है, और कल्चरल एक्सचेंज के ज़रिए कल्चर में एक डायनामिक और ट्रांसफॉर्मेटिव फ़र्क आ जाता है। और ये सब क्रियोलाइज़ेशन, सिंक्रेटिज़्म और हाइब्रिड आइडेंटिटीज़ के कारण होता है, और इसीलिए वो प्योरिटी और होमोजेनिटी जैसे कॉन्सेप्ट्स को चैलेंज करते हैं। सो आई होप आपको ये जो वर्क है उसकी समरी समझ में आ गई होगी। सो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।